वेलकम ऑल। लास्ट क्लास में हमने न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में जाना था कि न्यूक्लियस के अंदर किस प्रकार से न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स रहते हैं एंड न्यूक्लियर डेंसिटी के बारे में एंड न्यूक्लियस के साइज के बारे में हमारा डिस्कशन हुआ था। अब देखो, एक इंटरेस्टिंग चीज है जो हमने लास्ट क्लास में देखी कि न्यूक्लियस की साइज बहुत छोटी होती है। इट इज 10 to the power minus 15 मीटर, दैट इज फेम्टोमीटर के रेंज में। And this nucleus contains protons which are positively charged and neutrons which are neutral. अब ऑब्वियसली हमें लगेगा कि ये प्रोटॉन प्रोटॉन का चार्ज तो पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, दो प्रोटॉन का चार्ज, सो डेफिनेटली देयर विल बी रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, ऐसे होते हुए भी किस प्रकार से ये न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स, सो ये न्यूक्लियॉन्स किस प्रकार से न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। इनके बीच में तो रिपल्शन फोर्स होना चाहिए, तो ये न्यूक्लियस के अंदर एक साथ नहीं रहने चाहिए और वो भी इतने कम डिस्टेंस में। तो हमें ध्यान में आएगा कि ये जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है ये हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज फोर्सेस बिटवीन चार्ज, या ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्सेस बिटवीन मासेस, इससे अलग फोर्स, इससे बहुत डिफरेंट फोर्स से, अलग फोर्स से डिसाइड होता है। दिस फोर्स इज कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। देखो, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस इज डिटरमाइंड बाय वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस कॉल्ड एज न्यूक्लियर फोर्सेस, क्योंकि उसको ये रिपल्सिव फोर्स ओवरकम करना होता है। एंड इवन पार्टिकल्स को 10 to the power minus 15 मीटर, इतने से छोटे रीजन में, इतने से छोटे जगह में इन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को बाइंड करके रखना पड़ता है, एक साथ रखना पड़ता है। और जानते हैं इस न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। सो जैसे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स डिसाइड करता है। दिस फोर्स इज वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स, इसकी रेंज बहुत ही कम है। सो अनलाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स जिनकी रेंज इंफिनिटी तक है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाता है ये फोर्सेस वीक होते हैं, बट ये फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगे। वैसा न्यूक्लियर फोर्स का नहीं है। न्यूक्लियर फोर्स इज वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स, इनकी रेंज रहती है फ्यू फेम्टोमीटर, दैट इज 10 to the power minus 15 मीटर। सो इवन जो बड़े न्यूक्लियस है वहां पर एक न्यूक्लियॉन का दूसरे न्यूक्लियॉन के ऊपर लगने वाला फोर्स ये कुछ फेम्टोमीटर रेंज का रहेगा, तो उस न्यूक्लियस के अंदर के जो सब न्यूक्लियॉन्स है वो दूसरों के ऊपर फोर्सेस एक्सर्ट नहीं करेंगे। मतलब क्या? अगर ये हमारा न्यूक्लियस है और यहाँ पर कोई एक न्यूक्लियॉन है, इसकी रेंज बहुत छोटी रहेगी। इसकी रेंज में अगर ये इसकी रेंज है, ठीक है, तो इसके रेंज के अंदर जो दूसरे न्यूक्लियॉन्स रहेंगे उनके ऊपर ये फोर्स एक्सर्ट कर पाएगा। जो बाहर के न्यूक्लियॉन्स है उनके ऊपर ये फोर्स एक्सर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये फोर्स बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स है। ठीक है, अनलाइक ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये जो न्यूक्लियॉन है ये अपने आजू बाजू के कुछ न्यूक्लियॉन्स के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, जो इसके रेंज के बाहर के है, इसके रेंज के बाहर के जो है उनके ऊपर ये फोर्स एक्सर्ट नहीं कर पाएगा। हाँ, एक बात पक्की है कि जो इसके रेंज पर है इनके ऊपर एक्सर्ट होने वाला फोर्स ये बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स रहेगा। ऑब्वियसली इट इज अट्रैक्टिव फोर्स, वो उनको पकड़ कर रखने वाला है। ठीक है, एंड इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, these nuclear forces are independent of charge of particle। इस न्यूक्लियॉन के बारे में हम बात कर रहे हैं। इट मे बी प्रोटॉन, इट मे बी न्यूट्रॉन। बाजू बाजू वाले न्यूक्लियॉन मे बी प्रोटॉन, मे बी न्यूट्रॉन, उसको सिर्फ सब एटॉमिक पार्टिकल चाहिए
उसके चार्ज से कुछ लेना देना नहीं रहेगा. So this nuclear force, it holds all nucleons together in very small space, that is nucleus. Strength बहुत ज्यादा, range बहुत कम. Unlike electrostatic and gravitational force, इसकी रेंज बहुत कम एंड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा रहेगी. एंड इम्पोर्टेंटली इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज ऑफ पार्टिकल. अब देखो आगे जाते हैं. अब ऑब्वियसली इफ न्यूक्लियॉन्स आर बाउंडेड टुगेदर, तो इसकी तो केस इलेक्ट्रॉन जैसी ही होगी जैसे एटम में इलेक्ट्रॉन बाउंडेड होता है विथ न्यूक्लियस. सो हमें पता है energy is required to make electron free from nucleus, which is called as ionization energy. Q, because electron is bounded with nucleus. Similarly हमने अभी देखा कि nucleons are bounded, nucleons which is protons and neutrons are bounded together inside nucleus by nuclear forces. तो definitely एखादे न्यूक्लियन को, इट में बी प्रोटॉन इट में बी न्यूट्रॉन, उसको फ्री करने के लिए एनर्जी लगेगी. बिल्कुल सही है. Hence, energy is required to make them free. Them चाहिए है यहाँ पर. ठीक है. क्या कह रहे हैं हम कि जिस प्रकार से एक आधे बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है विच इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी. सिमिलरली न्यूक्लियॉन्स जो न्यूक्लियस के अंदर बाउंडेड रहते हैं उनको फ्री करने के लिए हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है. दिस इज नथिंग बट न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी. ठीक है. इन अदर वर्ड, अब बाउंडेड न्यूक्लियॉन्स को फ्री करने के लिए एनर्जी चाहिए. मतलब अगर ये न्यूक्लियॉन्स दूर दूर है और अगर वो साथ में आएंगे तो कुछ एनर्जी रिलीज होगी. दिस एनर्जी वी हैव टू सप्लाई टू मेक देम फ्री. देखो वही कहा है. इन अदर वर्ड्स, व्हेन न्यूक्लियॉन्स कम टुगेदर टू फॉर्म न्यूक्लियस, एनर्जी इज रिलीज्ड. दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी. हेंस to separate nucleons, energy equal to nuclear binding energy is required. अब ये एनर्जी आती कहाँ पर है? तो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है. जब न्यूक्लियस बन जाता है, सो एक्चुअल न्यूक्लियस का मास इज लेस दैन उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. दिस मास डिफेक्ट is converted into energy with the Einstein's formula E equal to mc square. देखो, the mass of actual nucleus is less than its constituent. जो न्यूक्लियस तैयार हो गया उसका जो मास है ये उसके कॉन्स्टिट्यूएंट दैट इज प्रोटॉन का मास, सभी प्रोटॉन का मास एंड सभी न्यूट्रॉन का मास, इनके मास से कम रहेगा. अब ये मास जाता कहाँ पर है? दिस मास डिफेक्ट इज कॉल्ड एज डेल्टा एम, इज देन कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. देखते हैं ये कैसे होता है. सो देखो, हम एक न्यूक्लियस को कंसीडर करते हैं. विथ Z, क्या रहेगा Z? एटॉमिक नंबर. मतलब किसका नंबर? प्रोटॉन का नंबर. एंड ए क्या रहेगा? एटॉमिक मास नंबर. मतलब किसका नंबर? तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का नंबर. सो देयरफॉर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज सिंपली गिवन बाय A माइनस Z. बिल्कुल सही है. दिस इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन.
सो हम जो ये मास डिफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं वो क्या है, तो मास ऑफ जेड प्रोटॉन्स है और एक प्रोटॉन का मास है mp. सो दिस इज टोटल मास ऑफ प्रोटॉन प्लस n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है एंड दिस इज मास ऑफ न्यूट्रॉन. सो ये प्रोटॉन का मास हो गया सभी, ये सभी न्यूट्रॉन का मास हो गया. अब ये मास m विच इज मास ऑफ न्यूक्लियस. क्या है m? m is mass of nucleus. So ये जो mass of nucleus है ये collectively mass of neutron and mass of proton से कम रहेगा और ये जो difference रहेगा this is called as delta m. और and this mass defect is converted into called as nuclear binding energy. इसे दिया जाएगा EB equal to, EB is binding energy of nucleons. Binding energy of nucleus is mass defect into c square. अब मास डिफेक्ट कैसे निकाला है, तो सभी प्रोटॉन का मास प्लस सभी न्यूट्रॉन का मास माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस इनटू, ये मास डिफेक्ट हो गया, इनटू सी स्क्वायर. अब देखो यहाँ पर हम सिर्फ न्यूक्लियस का मास और न्यूक्लियॉन्स के मास के बारे में बात कर रहे हैं. अगर हम यहाँ पर दोनों साइड में इलेक्ट्रॉन का मास अगर ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा मास ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल एंड दिस इज मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बन जाएगा एटॉमिक मास. ठीक है, सो हम इसे ही लिख सकते हैं EB इक्वल टू डेल्टा m इंटू सी स्क्वेयर इक्वल टू, क्या ऐड कर रहे हैं यहाँ पर, सो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू सी स्क्वेयर. अब इसे ही लिखा जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस न्यूक्लियस का मास प्लस इलेक्ट्रॉन का मास. ये तो एलिमेंट के एटम का मास हो जाएगा. सो ये लिखा जाएगा A मास ऑफ एलिमेंट और ये Z उसका एटॉमिक नंबर इनटू सी स्क्वेयर. अब एक आधा कोई टिपिकल एटम रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोजन के बारे में हम बात कर रहे हैं, सो हाइड्रोजन में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन. सो वी कैन राइट Z इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन का एटम प्लस अगर न्यूट्रॉन होंगे उसमें तो मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस एटॉमिक मास इनटू सी स्क्वेयर. H क्यों आया, क्योंकि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन बनकर हमारा हाइड्रोजन का एटम बनता है. ठीक है, Z
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन का नंबर तो सेम होता है, तो जेड कॉमन निकल गया, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का एटम बन गया। सो दिस इज मास ऑफ हाइड्रोजन का एटम प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये डिफेक्ट जो रहेगा, मास ऑफ एटॉमिक पार्टिकल्स माइनस मास ऑफ एटम, ये डिफेक्ट जो रहेगा, दिस डिफेक्ट इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है। सो अगर आपको न्यूक्लियस से न्यूक्लियॉन्स को फ्री करना है तो इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाकर ये सभी न्यूक्लियॉन्स फ्री हो जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर एक सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी कंसिडर करने के जगह एक इंटरेस्टिंग टर्म कंसिडर की जाती है, विच इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। एंड इट इज गिवन बाय, ये तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी है, पर न्यूक्लियॉन कितने न्यूक्लियॉन्स होते हैं, तो एटॉमिक मास नंबर इतने। सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज गिवन बाय ए बी बाय ए। जितनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा, मतलब उस न्यूक्लियॉन को सेपरेट करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ऐसा है कि जब वो न्यूक्लियॉन साथ में आए तो उन्होंने ज्यादा एनर्जी रिलीज की। ज्यादा एनर्जी रिलीज की मतलब अब उनकी एनर्जी कम है, दे आर मोर स्टेबल। देखो क्या कहा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन मतलब ऑन एन एवरेज एक न्यूक्लियॉन को फ्री करने के लिए कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ये ज्यादा है, इसका मतलब जब ये न्यूक्लियॉन साथ में आए तब इन्होंने ज्यादा एनर्जी रिलीज की। अगर उन्होंने ज्यादा एनर्जी रिलीज की, इसका मतलब अब उनकी एनर्जी कम है। हमें पता है अगर एनर्जी कम तो that entity, that atom, that nucleon, that body is more stable. So ऐसे न्यूक्लियॉन्स हमारे, ऐसा न्यूक्लियस जहां पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ये ज्यादा है, मतलब न्यूक्लियॉन को सेपरेट करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, इसका ही मतलब है जब वो साथ में आए तब उन्होंने ज्यादा एनर्जी रिलीज की, अब उनकी एनर्जी कम है। एनर्जी कम तो दे आर मोर स्टेबल। देखो यही डायग्राम है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का वेरिएशन विथ एटॉमिक मास नंबर। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये शुरुआत हो रही है ड्यूटेरियम ट्रिटियम से। हाइड्रोजन क्यों नहीं है? क्योंकि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन ही है, सो उसकी बाइंडिंग एनर्जी 0 है, क्योंकि उसने ना कोई रिपल्सिव अट्रैक्टिव फोर्स कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं किया, वो प्रोटॉन का अकेला एग्जिस्टेंस है, उसके आजू बाजू में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। सो यहाँ पर देखो ये जो रीजन है, इस रीजन में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ये ज्यादा दिख रही है। जैसे अभी डिस्कस किया, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा मतलब दे आर मोर स्टेबल। ये जो रीजन है यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम है, और ये भी जो रीजन दिख रहा है यहाँ पर भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम है। ठीक है। इसका मतलब क्या? तो इसका मतलब एक चीज सिंपल हमें ध्यान में आ रही है।
देखो इस Fe56 के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा दिख रही है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा है, मतलब ये ज्यादा स्टेबल है। अब देखो ये जो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है, लिथियम, हेलियम, नाइट्रोजन, ये सभी की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम है। इसका मतलब दे आर लेस स्टेबल। सो होगा क्या, ये न्यूक्लियस साथ में आकर हेवी न्यूक्लियस फॉर्म कर सकते हैं। बिकॉज अगर इन्होंने हेवी न्यूक्लियस फॉर्म किया तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा रहेगी। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा रहेगी तो डेफिनेटली इट विल बी मोर स्टेबल एंटिटी। सिमिलरली यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम दिख रही है, जहां पर एटॉमिक नंबर ज्यादा है, यहाँ पर हमारे यूरेनियम और रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। सो ये भी क्या करेंगे, ये भी ब्रेक डाउन करके इस रीजन का एफी के आजू बाजू के किसी को बनाने की कोशिश करेंगे। क्या होगा ऐसा करने से, अगर इन लोगों ने, इन एलिमेंट्स ने ब्रेक डाउन होकर इस रेंज के न्यूक्लियस अगर फॉर्म किए तो जो न्यूक्लियाई फॉर्म होंगे दे विल हैव मोर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, मतलब वो स्टेबल रहेंगे। सो इस प्रकार से हेवी न्यूक्लियस जो होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं स्मॉलर न्यूक्लियस में। क्यों? दे आर मोर स्टेबल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेडियो एक्टिव डीके। और इस प्रकार से एक बड़े न्यूक्लियस ने छोटे में ब्रेक डाउन होना इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर फ्यूजन। सिमिलरली अगर दो छोटे न्यूक्लियर कंबाइन होकर हेवियर न्यूक्लियर फॉर्म करते हैं, हेवियर न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं, तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ती है। इनके कंपैरेटिवली जो फॉर्म हो रहे दे विल बी मोर स्टेबल। इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, जहां पर दो फ्यूज होते हैं और स्टेबल न्यूक्लियर फॉर्म करते हैं। अब ये दोनों प्रोसेस में न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर फ्यूजन, फिजन हेवी का ब्रेकडाउन होकर छोटे बनना, फ्यूजन दोनों ने फ्यूज होकर हेवी फॉर्म करना, इस पूरे प्रोसेस में कुछ मास डिफेक्ट रहता है, वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। एंड बोथ दीज आर कॉल्ड एज न्यूक्लियर रिएक्शंस। हाँ, ये इनिशिएट करने के लिए या ये रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस की जरूरत होती है। वो कंडीशंस अगर मिल गई तो डेफिनेटली ऐसा होगा, और इनको ही हम न्यूक्लियर रिएक्शन करके पढ़ने वाले हैं। सही है क्या? बिल्कुल सही है। एक चीज और हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं, विच इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियस हैविंग सिंगल प्रोटॉन कितनी रहने वाली है? इज 0। प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन हो गए तो ड्यूटेरियम ट्रिटियम आ जाएंगे, ठीक है।